हेलो बच्चों, आप हैं अखिल गुरुकुल चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है? मोशन नहीं होता, मतलब वेलोसिटी शुड बी जीरो। डायनेमिक्स में क्या है? बॉडी मोशन में रहता है, वेलोसिटी शुड नॉट बी। स्टैटिक्स में मेनली हम लोग स्ट्रक्चर मेंबर के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग डैम, जो भी स्टैटिक पार्ट है जहाँ पे फोर्स एनालिसिस करना होता है हमको, स्टैटिक पोर्शन पर। अगर मोशन बॉडी है तो हम लोग डायनेमिक पार्ट। डायनेमिक पार्ट ऑल्सो क्लासिफाई इन टू पार्ट, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग बॉडी अगर मोशन में है तो स्टडी करते हैं, और इसमें हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। कॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते। ओनली वी आर फोकस ऑन द मोशन, नॉट कॉज ऑफ मोशन। काइनेटिक्स में वी फोकस ऑन मोशन एज वेल एज कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, स्टैटिक में हम लोग देखिए, स्टैटिक्स डील्स विद बॉडी एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट में होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी शुड बी एंड इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, उसके वजह से हमारा बॉडी क्या है? स्टैटिक है और इक्विलिब्रियम में है। सो ये जो पार्ट आएगा स्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। जैसे इसमें स्टैटिक्स में मेनली हमको फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रोसेस पढ़ते हैं, बीम पढ़ते हैं, व्रीज डैम के बारे में एनालिसिस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो बहुत सारे स्ट्रक्चर मेंबर है, तो ये इसके पार्ट, ये स्टैटिक्स में डील होगा। ये एक ब्रिज है, ये ब्रिज का एनालिसिस करना है, फोर्स का एनालिसिस करना है, तो ये जो है अपना स्टैटिक्स के अंदर आएगा। एक डैम है तो डैम का जो एनालिसिस करना है, क्योंकि ये भी स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो ये सब स्टैटिक्स के अंदर कवर करते हैं। और इसमें मेनली फोर्स का एनालिसिस ही करते हैं, फोर्स रिएक्शन के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। डायनेमिक्स में क्या होता है? बॉडी मोशन में होता है। देखिए यहाँ पे एक बाइक मूव कर रही है, तो ये मोशन में, तो ये इसके अंदर आएगा, डायनेमिक में आएगा। तो डायनेमिक मेनली ऑलरेडी आई डिस्कस, क्लासिफाई किया गया है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में देखिए, द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स कॉज इट। इसके इस मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, बट इसके कॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते काइनेमेटिक्स में। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया। अगर इस बाइक का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सारी चीजें कवर होगा मिले काइनेमेटिक्स में। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये काइनेमेटिक्स के अंदर आते हैं। और यहाँ पे देखिए, फोर्स का टर्म कभी नहीं दिखेगा काइनेमेटिक्स में। जो भी इक्वेशन आप लिखेंगे ना, वहां पे कभी भी आपका फोर्स का टर्म नहीं दिखेगा, मास का टर्म नहीं दिखेगा। काइनेमेटिक्स में कभी मास एंड फोर्स, जो भी आप इक्वेशन लिखेंगे, उसमें ना तो मास का टर्म दिखेगा, ना तो फोर्स के टर्म दिखेगा। काइनेटिक्स में अगर यही बाइक है, अगर इसका देखिए काइनेटिक्स में देख लेते हैं कैसे डिफाइन है। द स्टडी ऑफ मोशन कंसिडरिंग दी फोर्स कॉजेज। मोशन में अगर फोर्स को भी साथ में स्टडी कर रहे हैं तो काइनेटिक्स में आएगा। तो मोशन को कंसीडर करते हैं विथ कॉज ऑफ मोशन के, कॉज ऑफ फोर्सेस के हो जाएगा, कॉज ऑफ मोशन के साथ। यहाँ पे देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम प्रिंसिपल, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल थ्योरम। तब यहाँ पे काइनेटिक्स में जब भी एनालिसिस करेंगे, हमेशा मास का टर्म अपीयर होगा आपको गवर्निंग क्वेश्चन में। तो ये काइनेटिक्स के टर्म में आता है। जैसे एक कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए बहुत सारे कार यहाँ पे मूव कर रही हैं, तो इन कार का अगर वेलोसिटी निकालना है, तो रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी होता है, ds बाई डी टी। तो यहाँ पे देखिए, कहीं मास का टर्म आया नहीं आया, तो काइनेमेटिक्स के पार्ट है ये भी। एक्सेलेरेशन का रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलेरेशन, तो यहाँ भी कोई मास का टर्म नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जैसे v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ कहीं मास का टर्म नहीं आया। s बराबर यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, यहाँ मास का टर्म नहीं आया। सिर्फ वेलोसिटी के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं, और एक्सेलेरेशन के बारे में देख रहे हैं। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में या डिस्टेंस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये पूरे सेक्शन में कहीं मास का टर्म नहीं आएगा। तो ये जनरली बस इससे याद रखिएगा, काइनेमेटिक्स में सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, कोई मास का टर्म अपीयर नहीं होता। दैट्स व्हाई कॉज ऑफ मोशन या किस फोर्स की वजह से मोशन होता है वो भी कंसिडर नहीं होता। यहीं पे देखिए,
काइनेटिक्स में ये हम यही हमारा कार है। अगर इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं निकालना है F इक्वल टू एम में। अगर फोर्स निकाल रहे हैं तो काइनेटिक्स का पार्ट आएगा, अगर टॉर्क निकाल रहे हैं तो काइनेटिक्स का पार्ट आएगा। देखिए यहाँ हर एक ईच एंड टर्म में मास का टर्म आएगा। यहाँ भी देखिए अगर इसका मोमेंटम निकालते हैं m इंटू वी हो गया, तो यहाँ भी देखिए मास, तो ये भी काइनेटिक्स का पार्ट हो जाएगा। अगर एक कार द्वारा कितना वर्क हुआ तो यहाँ पे भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के अंदर ऑलरेडी मास है या कॉज ऑफ फोर्स आप कंसीडर करना, सब काइनेटिक्स के अंदर आ जाएंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो ये भी काइनेटिक्स के अंदर ही आएगा, क्योंकि मास का टर्म आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल रहे हैं वो भी काइनेटिक्स के अंदर आएगा। अगर रोटेशनल एनर्जी भी निकाल रहे हैं तो ये भी, अगर मान लीजिए एक व्हील है, एक व्हील रोटेट कर रहे थे तो रोटेशनल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो अगर सिंपल सा डेफिनेशन में अगर देखिए गवर्निंग इक्वेशन में अगर मास का टर्म आ रहा है तो काइनेटिक्स में आएगा, अगर मास का टर्म नहीं आएगा तो काइनेमेटिक्स में आएगा। और बेसिक अगर डिफिनेशन के अगर बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, काइनेटिक्स में ओनली मोशन के बारे में स्टडी करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। काइनेटिक्स में मोशन के एनालिसिस करते हैं विथ कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। बस बेसिक डिफरेंस यही है। चलिए एजम्पशंस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्या क्या एजम्पशंस है उसके बारे में देखेंगे। देखिए बॉडी शुड बी रिजिड, फर्स्ट एजम्पशन है बॉडी शुड बी रिजिड, बॉडी रिजिड होना चाहिए, मतलब सॉलिड बॉडी रहता है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन जो होगा हमेशा जीरो होगा। माने लोड अप्लाई करने के बाद बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। बॉडी का जो शेप था, साइज था, आफ्टर लोडिंग बिफोर लोडिंग शुड बी सेम, करेक्ट। बॉडी शुड बी इन कंटिन्यूम, बॉडी हमारा कंटिन्यूम में होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर शुड बी यूनिफॉर्म होना चाहिए। बॉडी शुड बी सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोडिंग, मीन्स दैट लोड जो अप्लाई करेंगे वो लोड न तो उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, न तो उसका डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। उसको बोलते हैं स्टैटिक लोडिंग। तो पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लोड हमारा होगा ऑलवेज इट शुड बी स्टैटिक, डायनेमिक लोडिंग नहीं होगा। डायनेमिक लोडिंग में क्या होता है, अगर लोड डायनेमिक है तो उसका, जैसे लोड अगर डायनेमिक लोड अगर जहां अप्लाई करते हैं ना, वहां पे आइदर मैग्नीट्यूड फोर्स का चेंज हो सकता है, and either should it be positive, either should be negative, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, या प्लस 2 to 10 भी हो सकता है। मतलब लोड इधर लोड का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या लोड का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो जहां प्लस माइनस दिखता है, आप मशीन डिजाइन में देखेंगे तो इस तरह का लोडिंग दिखता है। मान लीजिए एक बीम है, इसके ऊपर लोड लगा हुआ, अगर लोड कभी टेंसाइल हो रहा है, कभी कभी लोड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, कभी लोड का डायरेक्शन अपवर्ड चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सम टाइम इट शुड बी 10 न्यूटन हो रहा है, सम टाइम इट शुड बी +10 न्यूटन, मतलब लोड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सम टाइम ये डाउनवर्ड लग रहा है, सम टाइम ये अपवर्ड लग रहा है, तो ये डायनेमिक लोड का केस हो गया, स्टैटिक लोड नहीं हुआ। ये आइदर हो सकता है जो यहाँ पे लोड, मान लीजिए कोई लोड रहा है, कभी 2 न्यूटन का लग रहा है तो कभी 10 न्यूटन का लग रहा है, तो लोड 2 से 3 न्यूटन के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो रहा। सो हमेशा ध्यान रखिए स्टैटिक लोड मतलब लोड शुड बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म ऑफ डायरेक्शन। चलिए ऑलरेडी जो डिस्कस किए थे एक पॉइंट कुछ देख लेते, कंटिन्यू। मतलब बॉडी इज एज्यूम टू बी consist of continuous distribution of matter, मतलब डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट। रिजिड बॉडी मान लीजिए एक ए बॉडी है, अब इस पे कोई लोड नहीं लगा है और इसके अंदर कोई आर्बिट्री पॉइंट ए और पॉइंट बी मैंने ले लिया, करेक्ट। और मान लीजिए तो इसका डिस्टेंस कुछ मान लीजिए डी है। उसके बाद मैंने 3 लोड लगाए F1, F2 एंड F3। यदि उसके बाद भी जो पॉइंट ए और पॉइंट ए डैश का डिस्टेंस दी है, इसका मतलब है क्या है, रिजिड बॉडी है। मतलब ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी, मतलब दोनों का बीच का डिस्टेंस बिफोर लोडिंग और आफ्टर लोडिंग अगर सेम है तो बोलते हैं बॉडी हमारा रिजिड बॉडी, मैंने डिफॉर्मेशन कुछ भी नहीं हुआ। और ऑलरेडी हम लेक्चर 1 में मैंने डिस्कस किया था, डिफॉर्मेशन होगा तो ये इलोंगेट हो जाएगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट कुछ इसके साइज में चेंज हो जाएगा। स्टैटिक लोडिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ लोड शुड बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो हमारा
लोड होगा, अगर हमारा फोर्स मतलब लोड जो होगा वो नॉट अ फंक्शन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन इसका चेंज नहीं होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। एक एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, पार्टिकल। जैसे हमारा जो अभी एग्जांपल लिए थे, डैम डैम कितने लार्ज स्केल पे होते, उतने बड़े स्केल हम पेपर पे तो बना नहीं सकते। हमारा बाइक कार हो गया, इतना बड़ा कार है, उसको पेपर पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जो एनालिसिस करते तो इसको एज अ पार्टिकल मान सकते। जैसे अर्थ है, अर्थ का जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो पूरे अर्थ को तो पेज पे बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एक पार्टिकल वाला कंसेप्ट लेते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, साइज के बारे में वजन नहीं करते, साइज के बारे में मुझे कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ उसके मास में के बारे में लेना देना होता है। और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के से लेना देना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, जहां पे बॉडी का इंटायर वेट एक्ट करता है। तो जहां पे अगर मान लीजिए कार है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट है, तो इसका मतलब कार का जो पूरा वेट है इसी पॉइंट पे एक्ट करेगा। तो सिर्फ हमको किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मालूम होता है, उसके साइज से कोई मतलब। तो अगर इस कार को मैं एक पॉइंट की तरह भी बना सकता हूँ, एक पॉइंट बना लिया और एक इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना लिया, और यहाँ पे कहाँ फोर्स लग रहा है उससे मतलब है, तो उसके एनालिसिस कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब M1 M2 है, इसके दोनों का मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ के साइज से हमको लेना देना नहीं है। मान लीजिए अर्थ बना दिया, उसका मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG है, तो यहीं पे इसका पूरा वेट लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे।